अक्सर जब हमें अपने फ़ोन से थोड़ी सी फुर्सत मिलती है और रात के समय हम आसमान में देखते हैं तो हमें तारे दिखते हैं, स्टार्स, जैसे कि हमारी सन। आपको क्या लगता है, जैसे कि हम इंसानों की मौत होती है वैसे ये स्टार्स की भी कोई डेथ होती है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ स्टार्स डाई। देखो, वैसे तो स्पेस में कोई भी चीज़ अगर क्लाउड्स, डस्ट या फिर गैस से बनी होती है और वो काफ़ी बड़ी होती है जैसे कि हमारी सन, तो वो अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाती है। उस प्लैनेट या फिर उस बॉडी की खुद की ग्रेविटी ही उसे अपनी ओर खींच लेती है, जिससे एक बड़ा सा कोलैप्स हो जाता है, जिस ग्रेविटी के कारण उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते होते कोलैप्स करते करते सिकुड़ते जाते हैं और इसी से जन्म होता है फ्यूजन रिएक्शन का, जो कि अपनी ही ग्रेविटी के फोर्स को अपोज करती है। इसी न्यूक्लियर फिजन से उस स्टार या फिर गैस जायंट को अपनी एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो अपने आप को ग्रेविटी के द्वारा सिकुड़ने से बचा सके। एक स्टार जैसे कि हमारी सन में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती हुई फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखती है और इसीलिए वो ना तो एक्सपैंड करती और ना ही कोलैप्स करती है। लेकिन जब इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगता है, तब जाकर इसकी जो ग्रेविटी है वो डोमिनेट कर जाती है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर फीका पड़ जाता है। एट दिस पॉइंट इस स्टार की जो कोर है वो अपने ही वेट की वजह से अपने ऊपर कोलैप्स कर जाती है और धीरे धीरे डेंस और हॉट बनती चली जाती है। अब आपको तो पता ही होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम एटम्स बनाती है, तो यही सिलसिला चलता रहता है जब तक कि ये हीलियम एटम्स काम पर ना लग जाए। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये हीलियम एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे जैसे इस स्टार के कोर में हीलियम की फ्यूजन होती रहती है, वैसे वैसे एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनती जाती है, जिससे कि इस स्टार की साइज दुगना से तिगुना और फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा सन हमारे ही इनर प्लैनेट्स को निकल जाएगा और तब जाकर हमारा सन एक रेड जायंट बन जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारा सन या फिर कोई भी एक स्टार की जो आउटर लेयर्स है वो एक दूसरे से दूर चली जाती है, जिससे कि इसकी जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो धीरे धीरे कमजोर बनती चली जाती है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब इस स्टार की जो आउटर एटमॉस्फेयर होती है वो पूरी तरीके से इसके कोर से ही अलग हो जाती है और वो स्पेस में यूं ही दर बदर भटकती रहती है और इसे ही कहा जाता है एक प्लैनेटरी नेब्यूला। एक बार जब इसकी सारी आउटर लेयर्स निकल जाती है तब इसका कोर सिर्फ बचा रहता है, जिसे एक वाइट ड्वार्फ स्टार कहा जाता है और इसकी वेट लगभग हमारे सन से हाफ होती है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो हमारे अर्थ के बराबर ही होता है। तो देखा जाए तो ये एक काफ़ी डेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस समय ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर फिजन नहीं चल रही है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी गर्म है। लेकिन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है और फिर ये फॉर्मेशन करती है एक ब्लैक ड्वार्फ का। तो ये तो बात हो गई हमारी अपनी सूर्य की, लेकिन कई स्टार्स ऐसी होती है जो कि हमारे सन के मुकाबले 1000 गुना बड़ी होती है और उनका जीवन काल एकदम ही अलग बीतता है। उनके केस में वो कार्बन और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हैवी मेटल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के तहत। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये आयरन कोर का फॉर्मेशन करती है और आयरन ही एक ऐसा मेटल है जहाँ पर ये कार्यक्रम समाप्त होता है। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आयरन से पहले जो भी हमारे मेटल्स, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एक दूसरे से जब फ्यूज़ करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ आयरन तक आते आते ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आयरन एनर्जी रिलीज़ करने के वजह एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो यानी कि अब फ्यूजन रिएक्शन से हमें कोई एडिशनल एनर्जी नहीं मिल सकती है और यही वो समय आता है जब इस मैसिव स्टार का जो कोर है वो कोलैप्स कर जाता है, जिससे कि अगले ही सेकंड एक ह्यूज शॉक वेव रिलीज होती है। इस स्टार की जो आउटर पार्ट्स होती है वो पूरे ही स्पेस में ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतने पावरफुल होते हैं कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही ये पूरे गैलेक्सी को चमकदार बना सकते हैं। और इन बड़े स्टार्स के केस में इसका जो डेंस कोर बचता है उसे हम न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका जो मास होता है वो हमारे सन से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये 20 किलोमीटर से भी कम के होते हैं। अगर ये स्टार हमारे सन के मुकाबले 3.4 या फिर 4 टाइम्स ज़्यादा होती है तो तब जाके हमें ये न्यूट्रॉन स्टार देखने को मिलती है। लेकिन क्या हो अगर ये स्टार हमारे सन के मुकाबले 20 टाइम्स ज़्यादा मैसिव हो, तब जाके ये कोलैप्स करने के बाद एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन करते हैं,
जिससे कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये स्टार्स ही है जहाँ से हमारी सारी दुनिया की एलिमेंट्स बनी हैं, क्योंकि बिग बैंग के बाद हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम बची थी और यही एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते करते हमें आज इतनी सारी एलिमेंट्स देखने को मिलती है। इसका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक समय एक स्टार के अंदर ही बना था और इसीलिए हमें स्टार्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और इसीलिए स्टार्स के बारे में जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें हमारी ही ओरिजिन के बारे में बताते हैं।